नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और हिंदी पट्टी की बात करें तो कमल का परचम लहरा रहा है। कमल खिल गया है, बीजेपी का परचम लहरा रहा है, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। लेकिन आज इस घंटे मैं खास बात करने वाला हूं राजस्थान की, और जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, उसके मशहूर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर मैं मौजूद हूं। और ये म्यूजियम गवाह रहा है पिछले 30 सालों में ताज बदलता है, और इस बार भी ताज बदला, रिवाज नहीं बदला है। बीजेपी 115 सीटों के साथ अब सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस 69 सीटों पर ही सिमट गई, तो अशोक गहलोत अब उन्हें विपक्ष में बैठना होगा। लेकिन यक्ष प्रश्न, लाखों का सवाल, लाख टके का सवाल ये है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये हमारे कार्यक्रम की टैगलाइन भी है। और जीत की वजह क्या रही? कल से बीजेपी वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा चला, सामूहिक नेतृत्व, संगठन की मजबूती, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसके चलते ये जीत हासिल की। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बेहतर राजस्थान की नब्ज कम ही लोग पहचान पाते हैं, टटोल पाते हैं, प्रकाश भंडारी हैं। विजय विद्रोही एबीपी न्यूज से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और राजस्थान के हैं, राजस्थान से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। स्वर्णिम चतुर्वेदी युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे ब्यूरो चीफ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा हैं। इसके अलावा गोपाल शर्मा नवनिर्वाचित विधायक हैं, पत्रकार भी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो इस चर्चा में जुड़ेंगे। और अश्वनी परीख भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो प्रकाश बाबू, शुरुआत आपसे ही करता हूं। ये जो रिवाज नहीं बदला और वही 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन, सबसे बड़ी वजह क्या रही? इस बार बीच में ऐसा लगने लगा था कांटे की टक्कर भी है। अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं पर विधायकों के खिलाफ थी कि शायद बात बन जाए कांग्रेस की। मैं समझता हूँ कि जो गारंटियां दी गई थी वो सटीक तो थी, प्रभावशाली भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो मोदी का मैजिक था उसके आगे वो फीकी होगी। एक तो ये कारण था। दूसरा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पूरा चुनाव लड़ रही थी। अशोक गहलोत की तरफ से ये कमी रह गई और संगठन की तरफ से भी ये कमी रह गई कि एक चेहरा कभी चुनाव में काम नहीं आता है। और अशोक गहलोत तो कह रहे थे 200 की 200 सीट पर मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, 200 की 200 सीट पर कोई नहीं लड़ सकता। उसका कारण ये है कि चुनाव इतना बड़ा, इतना महासंग्राम होता है, उसमें आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना संभव ही नहीं होता। हर विधानसभा क्षेत्र में जाना, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विधानसभा की प्रोफाइल होती है वो अलग किस्म की होती है। उसमें इसके चुनाव के अंदर आपको 3-4 चेहरे चाहिए। जातिगत समीकरण का भी देखना पड़ता है। यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर जो हुआ उसमें सारा जो नेतृत्व है, समझिए, जब कैंपेन मैनेजर का भी रोल कर रहे थे, संगठन का काम भी वो खुद ही संभाल रहे थे, सरकार भी चला रहे थे। और ये सारी एक व्यक्ति पर अगर आप निर्भर करें तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपके मारवाड़ के अंदर आपकी क्या स्थिति, जहाँ से लोग वहाँ से जब मुख्यमंत्री बने तो वहाँ से लोग आते थे और कहते थे कि अशोक गहलोत नहीं आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। मारवाड़ के अंदर 7 सीटें आई। आप क्या यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी चतुराई से ये मोदी बनाम अशोक गहलोत चुनाव भी कर दिया? देखिए, ये इस बात के लिए मैं अशोक गहलोत की तारीफ करूंगा कि वो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दोनों जो है मोदी से पंजा लड़ा है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है दिल्ली से कि आज शाम पर्यवेक्षक चुनने के लिए एक बैठक भी बुलाई गई है। देर शाम दिल्ली में शीतकालीन सत्र तो शुरू हो गया है संसद का, और बीजेपी के तमाम नेता और यहां पर सांसद भी उतार दिए गए थे। विधायकी के चुनाव में तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हों, गजेंद्र सिंह शेखावत हों, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अर्जुन राम मेघवाल, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, ये तमाम लोग आज गुलाबी नगरी जयपुर में नहीं
बल्कि दिल्ली में है और वहां पर पर्यवेक्षक चुनने की कवायद भी शुरू हो गई है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो अब सबके लोगों के जहन में है, जुबान पर है विजय, वो है ये, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जीत हो गई, मुख्यमंत्री पर अभी पेंच फंसा है, कोई सरप्राइज एलिमेंट आ सकता है या रिवाज के साथ ही चलेगी, परंपरागत चेहरों पर दांव लगाएगी। देखिए, मोदी जी चौंकाते रहे हैं, तो इस बार सबसे ज्यादा किसका नाम लेकर चौंका सकते हैं आप बताइए। आप बताइए। सबसे बड़ा नाम लेकर चौंकाएंगे वसुंधरा राजे का। अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना दिया तो सब चौंक जाएंगे। दूसरा नाम होगा जिस पे चौंकाएंगे वो बाबा बालकनाथ का होगा। 40 साल के हैं, योगी आदित्यनाथ के चेले हैं, नाथ संप्रदाय से हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में एक महंत और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में भी एक महंत। नहीं, मैं सिर्फ चौंकाने वाले एंगल से बता रहा हूँ। अब हकीकत पर आते हैं। हकीकत है दलित कार्ड, ओबीसी कार्ड, जो विपक्ष खेलने की कोशिश कर रहा है उसकी कोई कार्ड ढूंढने की कोशिश होगी। पुष्कर सिंह धामी राजपूत, योगी आदित्यनाथ राजपूत, तो यहाँ राजपूत हो मुश्किल है। शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज करना मुश्किल है, तो वहाँ ओबीसी हो गया। एक महिला को सुना है छत्तीसगढ़ में रेणुका कुमारी को, अगर वो महिला वाला कोटा वहां चला गया तो वसुंधरा का मुश्किल है। तो ले देकर मुझे लगता है कि अगर 2025 के जो भी फैसला होगा मोदी जी का 2025 के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 25 सीटों को लेकर होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अर्जुन मेघवाल, जो दलित भी हैं, आईएएस रह चुके हैं, दलित हैं, आईएएस रह चुके हैं, मंत्रालय संभालते हैं, किरण, जेनरेशनल चेंज नहीं होगा इसमें, मुझे नहीं लगता। देखिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर चूंकि वो किरण रिजिजू के बाद कानून मंत्री बनाया गया, तो सबसे पहले कहाँ चले गए? सबसे पहले वो सीजीआई से मिलने चले गए और मामला सुलटा दिया। तो ऐसे संकट मोचक की भी जरूरत होती है। आपको अगर थोड़ा सा 1 मिनट दो तो मैं थोड़ा सा एक प्रयोग करना चाहता हूँ। ये देखिए, इधर कबूतर है। तो जनता को कबूतर नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो कबूतरों के बीच ही चलते हैं, वो समझाइए। तो राजस्थान की राजनीति को इस एंगल से समझने की कोशिश करते हैं कि जनता को फ्रीबीज का दाना डालकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ। तो अशोक गहलोत को लगा कि जनता को फ्रीबीज का दाना डालकर चुनाव जीत जाएंगे। पर वो तो बराबर की टक्कर बीजेपी ने भी दी। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। और मोदी जी को लगा कि जनता को हिंदुत्व का दाना डाला जा सकता है। हाँ। तो कन्हैया लाल ध्रुवीकरण का कार्ड, राजे को एक चुग्गा डाल दिया गया कि मुख्यमंत्री बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते। चूंकि खेमेबाजी थी, ये 8-10 कबूतर भी देखिए कितने फ्रेंडली हो गए हैं। हम जा रहे हैं और ये उड़ने का नाम नहीं ले रहे। 8-10 मुख्यमंत्री पद की रेस में थे, तो चुग्गा डाल दिया गया कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, यानी आप उड़ते रहिए हमारे आंगन में ही। हाँ, हमारे आंगन में ही आप खेलते रहिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, जनता ने भी चुग्गा भी लिया और गैरों की छतों पर जाकर बैठ गए कुछ लोग। लेकिन मोदी का कमिटेड वोटर जो था, जिसने हिंदुत्व का चुग्गा लिया, उसने वोट डाला और फ्लोटिंग वोटर भी इस कबूतरबाजी से बड़ा प्रभावित हो गया। कबूतरबाजी तो कुल मिला के ये इसके दूसरे मायने होते हैं। हाँ, उसके वो हम इसी मायने के हिसाब से चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी रही। तो मुझे लगता है कि ये कुछ खामियां रही दोनों पक्षों की तरफ से। जब जो जीता वो तो उसकी तो चाल चली जाती है। और गोपाल बाबू भी आ गए हैं, पत्रकार भी हैं, और पत्रकार अब राजनीति में भी दखल देने लगे हैं। हो गया था पहले ये सिलसिला। इन्होंने भी अपनी तरफ से चुग्गा डाला थोड़ा हिंदू कि जयपुर पाकिस्तान बन जाएगा, जयपुर पाकिस्तान बन जाएगा। खैर, अभी तो हिंदुस्तान ही है। तो जीत की सबसे बड़ी वजह, आप बैठिए विराजिए, जीत की सबसे बड़ी वजह गोपाल बाबू वो वही है जो आप कह रहे हैं। क्या? मैं तो अभी हम ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। वही कह रहा हूं कि भारत को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। भारत के अंदर राष्ट्रीयता की बात होगी। भारत के ऊपर कोई टेढ़ी नजर डाले तो सारा देश एक स्वर में खड़ा हो, यही हमारी सोच है। इसमें कोई सुरक्षात्मक नहीं हूं मैं एक जो राष्ट्रीय नागरिक का कर्तव्य है उसकी बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान कैसे बन जाएगा, जयपुर या राजस्थान? क्यों नहीं बन जाएगा? पाकिस्तान कैसे बना था? जहां जहां इस राष्ट्र की बात करने वाले अल्पसंख्यक हो जाएंगे,
आप जाकर के देखिए पश्चिम बंगाल के किनारे वाले। तो यहाँ के अल्पसंख्यक क्या राष्ट्र विरोधी हैं, आप ये कह रहे हैं? ये कौन कह रहा है? तो मतलब पाकिस्तान कैसे बने, मैं वही समझना चाह रहा हूँ। नहीं, समझना ये चाह रहे हैं कि जयपुर के रामगंज में कोई कानून नहीं चलता, उसको रोकेंगे। हसनपुरा में कोई कानून नहीं चलता, वहाँ हेलमेट। ये सारे मुस्लिम बहुल इलाके। सारे मुस्लिम बहुल हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। कोविड-19 का जो प्रवेश हुआ जयपुर में, वो किधर से हुआ? सारा राजस्थान, सारा देश जानता है। कहाँ से हुआ? रामगंज से हुआ। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पाबंदियां तो उस वक्त वो निजामुद्दीन में दरगाह से जो वो सिलसिला शुरू हुआ था वो बोली गई। बहुत सारे मंदिर खुले हुए थे एक हफ्ते बाद तक। पर वो करते, मैं तो जयपुर की बात कर रहा हूँ। जयपुर, सारी मीडिया, उस समय के कवरेज, सब इस बात को जानते हैं कि किस तरह से एक एरिया को। कवरेज में भ्रांतियां भी बहुत हो जाती हैं गोपाल भाई, आप तो खुद पत्रकार हैं। कोई भ्रांतियां नहीं होती। क्या किसी ने कवरेज किया है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है? किसी ने किया है क्या? आप बताइए, कवरेज में भ्रांतियां कैसे होगी? तो ध्रुवीकरण के अलावा और ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर कि जी पाकिस्तान नहीं बनने देना है, और क्या जीत की वजह रही है? ध्रुवीकरण का मतलब, अगर राष्ट्र के नागरिकों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो देश तो धर्मशाला। 9% तो मुसलमान हैं यहाँ पर। कौन से? उनसे किसको चिंता है? उनसे कोई नाराजगी है क्या? हम तो अशफाकुल्ला खान को मानने वाले हैं, हम तो अब्दुल हमीद को मानने वाले हैं, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को मान। अब ये बैलेंसिंग एक्ट कर लिया। बैलेंसिंग एक्ट नहीं किया, मैंने इसी जगह इनको सम्मानित किया है। अशफाकुल्ला खान के प्रपोत्र अशफाकुल्ला खान मेरे गहरे मित्र हैं। इसी जगह पर जहां आप, तो ये कांग्रेस कर रही थी, शय दे रही थी ऐसी ताकतों को कि राजस्थान पाकिस्तान बन जाए। हमने तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी से, वीर सावरकर जी के परिवार का इसी जगह सम्मान करवाया है, उनके हाथ से। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अब आप इधर उधर विषयांतर हो। इधर उधर नहीं, मैं क्यों विषयांतर होऊंगा? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। विषय से हटे और घटे। तो ये कांग्रेस के चलते ऐसी नौबत आ गई कि राजस्थान पाकिस्तान बन सकता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लंबे इतिहास की चीज है। कांग्रेस में भी राजेंद्र बाबू हुए, मदन मोहन मालवीय हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, हमारे राजस्थान के अंदर जी परशुराम मदेरणा जी जैसे ईमानदार नेता हुए, हमारे राजस्थान के अंदर जयनारायण जी व्यास जैसे व्यक्ति हुए। लेकिन इसका मतलब हम सबसे बड़े नेता भैरव सिंह जी शेखावत को भूल जाए? क्या भूल जाए? आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, फिर आप उधर भाग गए। नहीं, कहाँ भागूंगा? नहीं, मतलब पाकिस्तान जो बन रहा था राजस्थान, उसके लिए फिर तो कांग्रेस जिम्मेदार होगी ना? क्यों नहीं? विभाजन के लिए तो है ही। स्वर्णिम चतुर्वेदी राजस्थान को पाकिस्तान बनाने चले थे, जनता ने आपको हरा दिया, ये दावा कर रहे हैं गोपाल जी। देखिए गोपाल जी, अभी चुनाव जीत कर आए, मैं तो इनको बधाई दे रहा हूं, लेकिन अब शायद कैंपेन खत्म हो गया, उस कैंपेन से बाहर नहीं निकल पा रहे। पोलराइजेशन का कैंपेन आपने किया, लेकिन क्या फायदा मिला? नरेंद्र मोदी जी ने यहीं पे रोड शो किया था जयपुर में, राजधानी में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 हारे, और एक पे बमुश्किल 900 वोटों से, एक महंत जी हैं, टिकट दिया था पोलराइजेशन की राजनीति के लिए, 900 वोट, महज 900 वोट से इस परकोटे के अंदर की सीट है। पर आप 69 पर सिमट गए ना। दरअसल हकीकत तो ये है, देखिए राजनीति में चुनाव में जो जीता वही सिकंदर। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन 69+1 हम 70 सीटें जीते हैं, हमारे अलायंस भी जीती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन, जो पूरा कैंपेन 5 साल तक संभाले हुए थे, चुनाव हार के बैठे हैं। 3 सांसद इनके चुनाव हारे हैं जिनको आपने टिकट दिया था। तो कोई मोदी जी ने जहां जहां सभा की उनमें से 60% आपने थाली में सजाकर जयपुर की गद्दी सौंप दी क्या बीजेपी को? 4.5 साल अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जूतम पैजार की नौबत पर रहेंगे, नालायक निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो वो जनता कैसे भरोसा करेगी? उप मुख्यमंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतर जाए, तो आपके लिए दिक्कत तो घर में ही पैदा हो गई। देखिए हमने तो केंद्र, जिसको अभी मैं सुन रहा था, फ्री बीज की बात थी, चुग्गा डालने की बात थी, हमने तो मोदी सरकार द्वारा जो महंगाई बेरोजगारी का बोझ डाला गया उससे राहत देने का कार्य किया। हाँ, ये बात देर कर दी हुजूर आते आते। देखिए हम ये देते हम तो 2 साल से राहत दे रहे हैं हर चीज में, चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो। लेकिन एक चीज, मुख्यमंत्री का चेहरा चुनने दीजिए। क्या 60 सभाएं करके बीजेपी के लिए कैंपेन करने वाली वसुंधरा बनेंगी या कोई और? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? उसके लिए हैं गोपाल बाबू, ये करेंगे चिंता, और इस चिंता से जुड़ा हुआ सवाल भी हम पूछेंगे। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे गुलाबी नगरी जयपुर से।
और सरकार तो बन रही है बीजेपी की, गोपाल बाबू की, लेकिन मनीष, अगर हम विपक्षी खेमे की भी बात करें, मुख्यमंत्री के जो ओएसडी थे लोकेश शर्मा, अब उन्हें याद आया 4 महीने पहले से ही मैंने कह दिया था हारने वाले हो, दिक्कत हो रही है, कुछ सवाल उठाए थे, तो ये अंदरूनी कलह अब और आगे उजागर होती दिख रही है। संदीप भाई, इसमें अंदरूनी कलह से भी इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है टाइमिंग। लोकेश शर्मा ने मीठा मीठा गप गप, यानी जब तक वो ओएसडी रहे तब तक सब चीजें कबूल। उन्होंने टिकट मांगी, बीकानेर से नहीं मिल पाई, भीलवाड़ा मांगी, नहीं मिल पाई, तो ये उसी की टीस खींच है ये। और फोन टैपिंग में कहीं कानून का शिकंजा अब ऐसा लगता है वो बीजेपी खेमे की तरफ देख रहे हैं कि मुझे बचाइए, क्योंकि टेलीफोन टैपिंग का जो मुद्दा है वो अभी भी जिंदा है। लोकेश शर्मा राजदार तो हैं, वो ओएसडी हैं, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि एक सुरक्षा कवच मिल जाए। कांग्रेस के लिए और दिक्कतें, पर बीजेपी की जो ये दिक्कतें हैं, पर्यवेक्षक की अब तैनाती, आपके हिसाब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? संदीप भाई, आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना में जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने कहा हमारा चेहरा जो होगा दलित होगा, लेकिन चूंकि अब तेलंगाना बीजेपी के हाथ से निकल चुकी है, तो राजस्थान एकमात्र राज्य मुझे नजर आता है जहां पर दलित चेहरे को आगे लाया जाए, और साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल यानी कि डार्क हॉर्स। और लेकिन अभी आपसे जब चर्चा चल रही थी तो आपने कहा कि शिवराज को मध्य प्रदेश में किनारे नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरीके के हालात राजस्थान में है। आज भी 66 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के बेहद नजदीकी हैं। हम शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं करते। वो क्या मसल फ्लेक्सिंग कर सकती हैं महारानी? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करना होता तो वसुंधरा बहुत पहले कर चुकी होती। वो उनकी फितरत से मेल नहीं खाता। लेकिन बावजूद उसके उनकी जो ताकत है, चूंकि लोकसभा की 25 सीटें प्रधानमंत्री मोदी की झोली में डालने की बात है, तो वो काम अगर राजस्थान में कोई बेहतर ढंग से कर सकता है तो निश्चित तौर पर वसुंधरा। डबल इंजन सरकार का वो फायदा उठाना चाहेंगे। अश्वनी भाई, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आप किस पर दांव लगाएंगे? देखिए, दलित चेहरे की बात है तो मेरा यहाँ पर थोड़ा नाइत्तेफाकी है। अर्जुन राम मेघवाल कल शाम जयपुर में नहीं थे। अगर ऐसा कुछ होता तो उनकी मौजूदगी जयपुर में निश्चित तौर पर होती। इस जीत के जश्न में वो शामिल होते, आला कमान का इशारा होता और वो इस कवायद कसरत में लग चुके होते। वसुंधरा राजे अभी अपना 50% दाव रखती हैं, क्योंकि राजस्थान में उनकी ज़मीन मजबूत है। पार्टी आला कमान जानता है कि राजस्थान में सिर्फ बहुमत लाना चुनौती वाली बात नहीं है, उसके आगे भी बहुत सी चीज़ें हैं। 5 साल सरकार चलाना है। 25 में से 25 जीती भाई, अगला टारगेट सीधा है 5 महीने बाद। राज्यसभा की 10 सीटें भी हैं, उनमें कौन कितना, क्योंकि जोड़ तोड़ हमने देखा लगातार चलता आता है। जब आपके पास पूरा बहुमत नहीं है, एक दौर था कि 10 की 10 लेकर आए, लेकिन अब कितनी ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा में भी आपको बहुमत चाहिए। तो वो काम वो मुमकिन कर सकती है, वो फिक्सिंग वाला काम कर सकती है। लेकिन जो रवायत भाजपा में है, भाजपा राजस्थान ने तो तोड़ दी, लेकिन भाजपा में एक रवायत है। आप हरियाणा देखिए, उत्तराखंड देखिए, महाराष्ट्र देखिए, जिस पैटर्न पर वो चले हैं मुख्यमंत्री के फेस को लेकर। यहाँ टिकट वितरण में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए हैं, जो 60 के करीब विधायक जिनका दावा किया जाता है कि वो वसुंधरा राजे के में से है, लेकिन उन्होंने बाद में सरेंडर किया, आला कमान को कबूल किया। और कौन होगा चेहरा? तो यहाँ पर एक गुंजाइश हेज है, कर रहे हैं। एक गुंजाइश है। और यहाँ पर फिर उस फितरत का आदमी जो आला कमान के इशारे पर हो, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें। मैं इसमें प्रकाश भाई, अगर एक और नाम, अश्वनी वैष्णव, राजस्थान के हैं, वैष्णव हैं वो, और वैष्णव पिछड़ी जाति में आते हैं, प्रधानमंत्री के खासम खास भी हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उनकी शान में कसीदे भी पड़े। जी, वैसे तो मोदी है तो मुमकिन है। अगर वो चाहेंगे वैष्णव जी को बना दें, जैसे आप देखिए कि उड़ीसा के अंदर जो है पांडियन साहब को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, IAS अफसर को जो है नंबर 2 हो गए नवीन पटनायक। तो जब मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन वसुंधरा जी से इतना परहेज क्यों है? वसुंधरा जी से इतना परहेज क्यों? बहुत अनुभवी हैं वो। आप देखिए, जहाँ जाती है महिलाएं उमड़ पड़ती हैं। उनकी अपनी एक ख्याति है, उनका अपनी व्यक्तित्व है, उसको आप कब? तो फिर सामूहिक नेतृत्व और प्रधानमंत्री के जादू की बात थोड़ी कम हो जाती है ना, अगर फिर इन्हीं छत्रों पर दाव खेला गया। मैं इसीलिए ये सवाल। देखिए, आपको जरूरत तो आपको मैजिक की भी जरूरत पड़ेगी, और एक खिला हुआ हंसमुख चेहरे की भी जरूरत पड़ेगी। 2024 के अंदर 2024 आ रहा है, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और ये जो 69-70 सीटें जो कांग्रेस की आई है, कम नहीं है। वसुंधरा कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आपकी राय?
देखिए, उनके साथ ड्रॉबैक एक यही है कि बीजेपी का जो आला कमान ने पूरा चुनाव दिल्ली से संचालित किया, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी ऐसा चाहते हैं जो उनके निर्देशों को माने कम से कम, और वसुंधरा उस कैटेगरी में नहीं आती। जब जब मुख्यमंत्री पद से हटती हैं तो वो लंदन में छुट्टियां मनाने चली जाती हैं, और पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम भी उन्होंने अपने घर पर रखवाए। लेकिन अब वो तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में ओम बिरला को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ओम बिरला को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तमाम दिग्गज यहाँ बैठे हैं और बहुत से नाम अब आ गए हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की खास पेशकश, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे गुलाबी नगरी जयपुर से। बात राजस्थान की, सरकार तो बन गई है गोपाल बाबू, सरकार तो बन गई, मुख्यमंत्री बनना कब तक आ जाएगा फैसला? मेरे को तो अभी बातचीत से ही पता चल रहा था कि 2-3 दिन का विषय है, ये शीतकालीन सत्र हो जाएगा। इसके तय कौन करेगा? आप विधायक हैं, आप तय करेंगे, आला कमान जो कहेगा वही सही? नहीं, कोई भी पार्टी का मुख्यमंत्री हमेशा विधायक दल तय करता है। वो उन नेताओं से सहयोग लेता है जिनकी पार्टी को चलाने के अंदर अहम भूमिका होती है, जिनका नेतृत्व होता है। प्रकाश बाबू यहाँ पर कह रहे हैं 66 विधायक तो वसुंधरा समर्थक हैं, तो मतलब डन डील माना जाए, वसुंधरा बनेगी मुख्यमंत्री। ऐसे कि प्रकाश जी हमारे बहुत श्रेष्ठ जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, इनकी राय को दरगुजर नहीं किया जा सकता, लेकिन वह एक राय नहीं, दावा कर रहे हैं कि 66 एमएलए तो वसुंधरा गुट के हैं, तो 115 में 66 बहुमत हो गया। मैं आपके उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को राय को दावे के रूप में भी कहने का हक है, लेकिन वो सही हो इसका फैसला तो समय करता है। समय करेगा फैसला। आप इतने परेशान क्यों हैं नाक? आप भी तो पूरा वक्त लगाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बनता है, कौन बनेगा, हिमाचल में भी लंबा चौड़ा समय लगाया था, तो ये समय क्यों ना लगाएं? बिल्कुल समय लगाएं, लेकिन एक चीज में समय ना लगाएं। जो राहत योजनाएं हमने लागू की थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जो दावे आपने किए थे कि अब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल होगा, ये निर्णय लेने में अब समय ना लगाए हैं। 500 रुपए की जगह अब 450 में सिलेंडर देने वाले थे, ये सब दें, इसके में समय ना लगाएं। बाकी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका हमें मिली है, सशक्त विपक्ष की भूमिका। तो जो ये वादे किए थे और जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे थे, अब ये कांटों का ताज भी है, ताज तो आ गया सर पर। नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की, राजस्थान के या किसी क्षेत्र की जनता का के साथ रहना, उनका प्रतिनिधित्व करना हमेशा ही कांटों का ताज है। लेकिन जहाँ तक योजनाओं की बात है, जिस खजाना खाली हो और 2 चूहे दौड़ रहे हों, उसको संभालना टेढ़ा काम है। खजाना खाली है, ये विपक्ष में रहते याद नहीं आता। जब जो वादे किए हो तो फिर जमीन पर उतारने पड़े। वादे तो हम कर ही सकते हैं ना कि आसमान को नीचे ले आएंगे, वादे कर, वो जुमला तो नहीं साबित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब हम रोज वादे कर रहे हैं, रोज योजना लागू कर रहे हैं, उनसे खुद से पूछे कि 7 गारंटी कौन सी है, तो पता चलेगा कि गारंटी के क्रम ही याद नहीं है, गारंटी की टर्म याद नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्या? क्योंकि कांग्रेस की ये टाइमलाइन मांगते हैं, कर्ज माफी कितने दिन में की थी, वहां पर ये 10 गारंटी दी, कर्नाटक में क्या किया उसके बारे में, हिमाचल में क्या किया। अब इशारा कर रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी की कांग्रेस भी वही खेल खेलेगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब कांग्रेस की बारी है तो ऑब्वियसली वो बीजेपी गवर्नमेंट को एलीज करेंगे। लेकिन गोपाल जी ने जो एक बात कही संदीप भाई, वाकई में बहुत चिंताजनक है। राजस्थान का खजाना खाली है और कोई बड़ी बात नहीं है, कर्मचारियों को वेतन देने तक के लाले पड़ सकते हैं अगले 1-2 महीने में। अब बीजेपी के लिए चैलेंज ये है किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाते हैं राजस्थान की व्यवस्था। 3,57,000 करोड़ का कर्ज था, वो 5,11,000 करोड़ का हो। जी बिल्कुल संदीप भाई, इतना ही नहीं, बिजली कंपनियों का कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब चूंकि बिजली की डिमांड बढ़ेगी खेती के लिए, तो ये तमाम वो चुनौतियां राजस्थान की बीजेपी सरकार के सामने हैं। पर यहाँ पर जनता क्या ये भी कहेगी, वो पुराना गाना है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा किया है तो निभाया जाएगा क्या? और यहाँ टाइमलाइन सेट है 5 महीने की, क्योंकि एक और चुनाव सर पर खड़ा है। लेकिन ये सवाल भी जस का तस अभी खड़ा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जयपुर से अभी इतना ही, पर यह सवाल भोपाल नगरी में भी पूछा जा रहा है, शिवराज को ही ताज मिलेगा क्या? क्या वो एक बार फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या कुछ नया होगा?